पहली बार मुझे ये फील हो रहा है कि मेरे पास सिर्फ सवाल ही सवाल हैं और जवाब नहीं है। अक्सर ये होता रहा कि मुझे लोग कहते थे कि मैं इतनी डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हूं कि ऐसी आशावादी व्यक्ति के बिल्कुल घने अंधेरे में कहीं ना कहीं एक उम्मीद का एक चिराग जलता हुआ हर जगह देख लेती हूँ। आज पहली बार ऐसा लगा कि उम्मीद बहुत कम हो गई है, इतनी कम हो गई है, खासकर उत्तर प्रदेश इलेक्शन में। जिस मजबूती के साथ वो इस इलेक्शन को लड़े, साम दाम दंड भेद जिसे जो पॉलिसी कहा जाता है, उसी नीति के साथ सब कुछ अपनाकर, मुझे इतनी हैरानी हुई जब मैं जमीन पर उतरी। मैंने देखा बहुत एक बदलाव की एक एक बयार थी, एक एक हवा चल रही थी। लोग इस कदर परेशान थे कि मैं कहती हूँ आपसे कि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। 1992 का उत्तर प्रदेश भी मैंने देखा, मैंने राम मंदिर का वो पूरा जो आंदोलन चल रहा था उस दौर का भी उत्तर प्रदेश देखा। उससे भी कहीं ज्यादा खराब हालात थे, इकोनॉमी के हालात थे, सोसाइटी के, पॉलिटिक्स के। और ऐसा लग रहा था कि लोग इतने परेशान हैं कि वो अपने लिए एक एक बदलाव चाहते हैं। और खासकर आप ये समझिए कि ये पोस्ट कोविड के बाद की दौर के इलेक्शन था ये। यानी वो लोग जिनकी परिवार में 5 लोग मर गए, 5 लोग कोविड से मर गए, कोविड से नहीं मरे, वो सरकार की लापरवाही से वो लोग मरे, क्योंकि सरकार ने वक्त पर वो फैसला नहीं लिया जो उन्हें लेना चाहिए था। उस घर के लोगों ने 5 किलो पे अपना वोट दे। मैं उन लोगों से भी शिकायत नहीं करती जिन्होंने, हो सकता है उन्हें 5 किलो राशन की जरूरत, लेकिन मैं उन लोगों से खास मेरी शिकायत रहती है, खासकर वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम पड़ोस से नफरत की वजह से कि मुसलमान अनुशासित रहे, कोई और पार्टी आ गई तो हम हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, मुसलमान टेक ओवर कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जो कि जमीन पे नजर आ रहा था कि जो फोबिया है वो इस हद तक सो डीप सीटेड इन पीपल्स माइंड्स एंड हार्ट्स that they would rather have their family members die, they would rather choose a dark, economically and socially dark future for themselves then have a political party which might be relatively better to Muslims than the current ruling party. ये पूरा जो एक्शन है, ये मैं ये समझती हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र के लिए पहला इन्वेस्टमेंट है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। आज आप बात करें रेजिस्टेंस की, मैं आप उत्तर प्रदेश ले जा रही हूँ खासकर ये बताने के लिए कि हमें समझना जरूरी है कि हम रेजिस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं। समझना बहुत जरूरी है कि हम जब रेजिस्टेंस की बात करें तो खला में नहीं है, वो स्पेस में नहीं, हम किन लोगों के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं। कि जिन लोगों के घरों में लोग मर रहे हैं, वो 5 किलो राशन पे वोट दे रहे हैं, जिन बच्चे 4 बच्चे 2 स्कूल 2 कॉलेज में हैं, ना स्कूल के लिए वोट करें, ना कॉलेज के लिए, नौकरी के लिए वोट करें, सिर्फ उनके पड़ोसी को एक पॉलिटिकल पार्टी और नेता वो उनको चेक में रखेगा, वो उनको डिसिप्लिन रखेगा, इसके लिए वोट दे रहे हैं। तो क्या किसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं हम? क्या भाजपा के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, या ये फासीवादी मानसिकता हमारे लोगों के में और उनके मस्तिष्क में जो घर कर गई है, क्या उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं? आर वी फाइटिंग अ पॉलिटिकल फोर्स और वी फाइटिंग दिस न्यू पब्लिक? क्योंकि अब आप ये समझिए कि ये जो हिंदू राष्ट्र का जो पहला अनाउंसमेंट उत्तर प्रदेश से है, इसने फुट सोल्जर्स तय किए हैं। और ये सिर्फ बीजेपी आरएसएस के फुट सोल्जर्स नहीं है, ये आम लोग हैं बिल्कुल, जो आपके बराबर में ट्रेन में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, पिक्चर हॉल में अगर देख रहे हैं। फिल्म से मुझे याद आया, अब भारत ने सबसे, ये भी एक अचीवमेंट के नाम लग गया कि नाज़ी जर्मनी के बाद सबसे सक्सेस फांसी वाली फिल्म बनी है वो भी भारत में बन गई है, वो कश्मीर फाइल के नाम से। मैं एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पे मेरा ये भी काम है कि तमाम तरह की हैपनिंग्स हो रही है मैं उस पर रिपोर्ट करूं। और अगर ये एक पॉलिटिकल कल्चरल स्फीयर में ये फिल्म थी, इसको सिर्फ कल्चरल नहीं कहा जा सकता, सिर्फ मनोरंजन का ये जरिया नहीं थी। मेरा ये काम था कि मैं फिल्म जाके देखूं क्योंकि मुझे उस पर टिप्पणी करनी है। आप यकीन नहीं करेंगी, यहाँ मौजूद 100 से ज्यादा लोग, आई डिड नॉट फील दैट आई वाज सेफ इनफ टू एंटर a cinema hall, sit there with people and watch that film because I am a marked person. They have made me a symbol of hatred. I don't know कौन सर फिर आके मेरे सर पे क्या मार जाएगा, कौन मेरे साथ किस तरह का वायलेंट बिहेवियर करेगा। पहली बार एक पब्लिक स्पेस मेरे लिए अनसेफ हो गया, और मेरे लिए अनसेफ हो गया एज अ पब्लिक फिगर, बट लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो बिकेम एन अनसेफ प्लेस फॉर hundreds and thousands of इंडियन मुस्लिम्स। एक और पब्लिक स्पेस उनसे छीन लिया गया। अब आप ये सोचिए कि अगर एक दाढ़ी वाला जो विजिबल मुस्लिम है, बुर्के वाली हिजाब वाली औरत, या इस तरह का परिवार है जिसमें 5 लोग हैं और एक लड़की हिजाब ओढ़ती है, अगर वो फैमिली देखने जाना चाहती है कश्मीर फाइल, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए आप, जहां उस तरह के हिंसक भाषण दिए जा रहे हैं उस फिल्म के बाद,
जिस तरह के लोगों से, लोगों के पैशंस, उनके अंदर जो जो हिंसा की एक भावना जगाई जा रही है, ये क्या गारंटी है कि वो परिवार सुरक्षित रहेगा अगर वो फिल्म देखने जाएगा? दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट। इसके खिलाफ हमें रेजिस्ट करना है। तो इसलिए कि आप ये देखिए कि पूरा का पूरा एक पब्लिक स्पेस जो माना जाता था कि भारत में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन फिल्में एक राहत का जरिया होती थी, जहां पर यू विल लेट योर हेयर डाउन फॉर सम टाइम, और आप भूल जाएंगे कि सड़क पे बाहर मारकाट हो रही है, लिंचिंग हो रही है। थोड़ी देर के लिए एक रूमानी माहौल में आप बैठे हैं और देख रहे हैं कि स्विट्जरलैंड की वादियों में साड़ी पहन के जो हमारी एक्ट्रेस है, हीरोइन है, वो टहल रही है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। लेकिन अब वो स्पेस भी ना तो साइकोलॉजिकली हमारे लिए सेफ रहा कि वहां भी हमें हिंसा देखनी है, वहां भी मारकाट देखनी है, वहां भी ट्विस्टेड फैक्ट्स देखने हैं, वहां भी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा देखना है। और इसका सक्सेस का मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कितनी सक्सेसफुल है ये फिल्म। ये इसकी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो देख रहे होंगे वो बहुत खुश होंगे इस बात से, और जाहिर है ये हमारी तकलीफ की वजह भी है। हमने देखा कि किस तरह से भारत की सरकार ने, खुद देश के प्रधानमंत्री ने उस फिल्म को अपना चेहरा दिया, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। आपको याद नहीं, आई डोंट नो द लास्ट टाइम आई रिमेंबर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, any prime minister of India, who came forward to endorse and publicize a film. That was done by नरेंद्र मोदी। अब प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन्होंने उसको टैक्स फ्री बना दिया, उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को छुट्टी दे दी कि आप देख कर आइए, फ्री स्क्रीनिंग जो है फिल्म की शुरू कर दी। और एक उसी दौरान जब ये सब हो रहा था, मैं अपने फेसबुक वॉल पे गई और मैंने देखा, मैंने एक तरह से एक सर्वे किया सिर्फ अपने फेसबुक के जरिए ही, तो 95% लोग, 95% लोगों ने उस दिन जब मैं देख रही थी, कश्मीर फाइल्स के 2 हफ्ते के रिलीज के अंदर की बात है ये, उन्होंने अपना स्टेटस लगाया हुआ था कश्मीर फाइल्स को लेके, उनकी कोई राय थी। और उन 95% में बेशतर लोगों ने, 80% से ज्यादा लोगों ने उस पर पॉजिटिव ओपिनियन था उनका कि हाँ, जो सच हमसे अब तक छिपाया गया वो हमें आखिरकार पता चल गया है। इनमें वो लोग भी शामिल थे जो कि न्यूज चैनल्स में काम करते हैं, क्योंकि जाहिर है मैं एक पत्रकार हूं तो पत्रकार दोस्त भी रहे होंगे उसमें। उनमें वो लोग भी शामिल थे जिनको मैं रीजनेबल लोग कहती हूँ, जो जिनके ओपिनियन, मतलब वो उतने कोई मुस्लिम हेटिंग लोग नहीं है। ठीक है, अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, हो सकता है कि भाजपा के वोटर भी रहे हों, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। उनको मैं फांसीवादी कम से कम नहीं कहूंगी, उनको मैं बहुसंख्यकवादी भी शायद ना कहूं। उस तरह के रीजनेबल लोगों तक भी ये फिल्म पहुंच चुकी है, और इसकी जो जो भूख और प्यास है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब एक और फिल्म आ गई है कन्वर्जन के नाम से। यानी ये मामला यहाँ पर थमेगा नहीं। कश्मीर फाइल्स, उसके बाद कन्वर्जन, उसके बाद बहुत सारी फिल्में होंगी, कमर्शियली सक्सेसफुल, पॉलिटिकली सक्सेसफुल, सोशली सक्सेसफुल। पैसा भी लगाया जाएगा, मैन पावर भी लगाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश का वोटर, उसके खिलाफ रेजिस्ट करना है। ये वो लोग जो ये कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म देख रहे हैं और इस तरह की फिल्मों की जो अब बाढ़ आएगी, उनके खिलाफ रेजिस्ट करना है। अब रेजिस्ट करने का तरीका कई हो सकते हैं। रेजिस्ट करने का तरीका ये भी हो सकता है कि इन लोगों को इस मिस इन्फॉर्मेशन के अंधेरे से निकाला जाए, इनको अपनी तरफ वापस लाने की कोशिश की जाए। क्या हमारे आपके पास वो रिसोर्सेज हैं कि हम इस तरह की कोई फिल्म बनाए दूसरी जो काउंटर कर सके? क्योंकि देखिए, फिल्म बैनिंग के तो मैं भी खिलाफ हूं। मैं भी ये नहीं समझती हूँ कि किसी राइटर को, किसी पत्रकार को, किसी किताब को बैन किया जाए। मेरा भी यही मानना है कि एक किताब का जो बदल है, जो उसका रिएक्शन है, जो उसका जवाब है, वो एक किताब ही हो सकती है, और फिल्म का जवाब भी फिल्म ही हो सकती है। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या अगर मैं या आप फिल्म बनाते हैं उसको एंडोर्स करेंगे? क्या उतनी ही सरकारी मशीनरी हमें मिलेगी, या हमारी फिल्म को 5,000 लोग देखेंगे और फिल्म वो डूब जाएगी? या हो सकता है उसको सेंसर बोर्ड से उसे बाहर निकलने की इजाजत भी ना मिले। अभी भी मैं आपको दर्जन भर फिल्मों के नाम गिना सकती हूँ जो कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाई फिल्में। तो ये जो रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा, जो हमें करना है, वो इन सब के खिलाफ करना है, जो परपेचुअल वायलेंस का पूरा जो साइकिल हमारे सामने है। मैं रोज अपने स्टूडियो में बैठती हूँ और बताती हूँ कि देखिए, आज जगह ABCD 1 2 3 4, 4 जगह दंगे हो गए, इतने लोग यहाँ जख्मी हो गए, इतने लोग मर गए। अब ये त्योहार तो गुजर गया, इसमें इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोगों के घरों पे बुलडोजर चल चुका है। अब एक नया त्योहार आने वाला है, तो अब उसके लिए तैयार करते हैं। तो पहले तैयारी जो है वो हिंदू फेस्टिवल्स में क्या होगा, फिर मुस्लिम फेस्टिवल्स में क्या होगा। हम जानते हैं कि राजस्थान में देखा कि ईद पे भी वहां पर दंगा हो गया, और दंगा मेरे ख्याल से कहना ये बहुत, इट विल बी अंडरमाइनिंग एंड अंडर stating what exactly is happening in India right now. I don't think it is communal riots. I don't think it is communal violence. I think it is state oppression of India's Muslims.
इंडियन जो भारतीय मुसलमानों का ये भारत राज्य के जरिए सीधे सीधे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी प्रताड़ना हो रही है, क्योंकि स्टेट के एक मशीन के तौर पे हमारे सामने एक बुलडोजर लाया गया है कि ये बुलडोजर इज अ न्यू सिंबल ऑफ मुस्लिम ऑपरेशन, कि आप बोलेंगे तो ये आपके सामने आएगा। आप जो लोग हैं, जो भीड़ है, इन सब भीड़ उसे अपने इलाकों में आने दीजिए, वो आपको उकसा रही है, आपको कुछ नहीं कहना है। वो कहती है, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ अपने मुंह से कि किस तरह से हमारी देश के युवा बाकायदा मुस्लिम गालियों से भरे हुए गानों पे नाच रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये देखकर अंजलि जी की हम मेरे ही देश के युवा, आप ये सोचिए कि वो हमारी युवा पीढ़ी है, वो हमारे देश का आज भी है, हमारे देश का कल भी है, उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गालियां थी और संगीत था। यानी गालियों के साथ संगीत और सीधे सीधे मुस्लिम विरोधी गाली, मतलब मुल्ला कह के गाली प्लस गाली, और युवा जो है हमारे ऐसे नाच रहे थे। उनके उनके शरीर में जो हिंसा और नफरत के वो इंजेक्शंस लग गए हैं, जिनमें वो नशे में इतने चूर हैं, वो मुस्लिम नफरत में इतने चूर हैं कि उन्हें पता भी नहीं है कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। हो सकता है अपने पड़ोसी के साथ जो कुछ कर रहे हो, लेकिन अपने साथ वो क्या कर रहे हैं ये उनको पता नहीं है। तो वो भीड़ को गुजर जाने दीजिए, आपको कुछ नहीं कहना है। अगर वो भीड़ आपके साथ हिंसा भी करती है तब भी आपको कुछ नहीं कहना है। अगर आपने मिनिमम रिएक्शन का इंतजार किया जाएगा कि अगर एक महिला, एक पुरुष, एक बच्चे ने एक पत्थर फेंक दिया तो अगले दिन सरकारी बुलडोजर आके आपके घर को ढा देगा। यानी एक दुकान का मैं आपको जिक्र बताना चाहती हूँ, खारगोन का जिक्र है। वो एक केमिस्ट था, उस केमिस्ट ने बताया कि उसकी दुकान में ये भी इंतजार नहीं किया गया कि हजारों रुपए की दवाइयां मौजूद थी उस पूरे इलाके में, अकेली केमिस्ट की दुकान थी वो, कि ये भी इंतजार किया जाता कि चलिए दवाई निकाल लेते हैं और फिर इस दुकान को ढा दीजिए। मैं उस दवाई की दुकान को ढा दिया गया, उसमें हजारों रुपए की दवाइयां भी बर्बाद हो गई। तो आप ये सोचिए कि जो बुलडोजर है वो ऑपरेशन का पूरा एक सिंबल बन चुका है। और ये बताया जा रहा है, शाहीन बाग में एक व्यक्ति ने कहा कि ये बुलडोजर मुस्लिम घरों पे, दुकानों पे नहीं चल रहा है, ये मुस्लिम दिमाग पे चल रहा है। एंड आई सो अग्री विद हिम। एंड आई डोंट नो इस ऑपरेशन के टाइम कहाँ लोगों को इतनी फुर्सत है कि वो इतना आर्टिकुलेशन भी उनके अंदर, मतलब when I heard this I thought exactly what I wanted. He gave words to my thoughts. He said ये बुलडोजर मुस्लिम दिमाग पर चल रहा है, ये कम्युनल बुलडोजर मुस्लिम दिमाग पे चल रहा है कि ये तुम्हारा देश नहीं है। तुम जो है, तुमने जो जो तुम्हारे जो भी सोशल पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो तुम्हारा घर, एवरीथिंग इज जस्ट एनक्रोचमेंट. I mean, they will even not wait for Muslims to break any rules or laws. You yourself are illegal. Your existence is illegal. आपके दिमाग में ही बता दिया गया है कि this land no more belongs to you. लेकिन एक थोड़ी राहत ये भी हुई कि जिस बुलडोजर को ऑपरेशन का सिंबल बनाया गया, वही बुलडोजर हमने देखा शाहीन बाग में किस तरह से वहां औरतें लड़ी, वहां इवन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। खासकर मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, वहां उन्होंने कहा कि ये जहांगीरपुरी पार्ट 2 नहीं बनने दिया जाएगा, या खारगोन नहीं बनने दिया जाएगा, या बाकी जहां इलाकों में बुलडोजर चले हैं वो नहीं बनने दिया जाएगा। उन लोगों ने कम से कम रेजिस्ट किया। तो एक जो सिंबल बन रहा था ऑफ ऑपरेशन, उन्होंने उसी ऑपरेसिव मशीन को एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस भी बना दिया। उसी बुलडोजर पर चढ़ के उसी बुलडोजर को रोका। तो जाहिर है इससे एक अच्छी तस्वीर निकल सकती है, लेकिन कितना कोई रेजिस्ट करेगा। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन, आपने मीडिया के रोल की बात की, मुझे लगा कि मीडिया का रोल तो सिर्फ इतना है कि अभी सिर्फ इतनी मांग बाकी है, ये बोला जा रहा है कि इन बुलडोजर बेरंग लौटे, यानी बुलडोजर बिना कुछ किए जो उनका काम था, ये हेडलाइंस थी कि ये बुलडोजर जो उनका काम था वो उनको नहीं करने दिया गया। तो स्टार एंकर्स जो कि बड़े से बड़ी घटना हो जाए उसमें अपने स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते, वो लोग छोटे छोटे मुस्लिम मोहल्लों में जा रहे हैं। 9 PM बुलेटिन करने वाले लोग जिनको लाखों रुपए सैलरीज मिलती हैं, वो महिलाएं जा रही हैं बुलडोजर पर चढ़कर, वो उस ऑपरेशन के सिंबल पर चढ़कर वहां से पीस टू कैमरा, यानी कैमरे के सामने देखते हुए माइक के साथ अपनी कमेंट्री कर रही है। तो ये रोल है मीडिया का। दिस इज द रोल दैट मीडिया इज प्लेइंग in encouraging the politicians, in telling people that these bulldozers and what they're doing is legitimate. What Muslims are trying to do by resisting that is illegitimate.
अब हमारे जैसे दो चार कुछ ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स बने हैं, हालांकि इससे भी मुझे एतराज है जब लोग कहते हैं कि हम ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं कहती हूँ हम ही मेन स्ट्रीम है, क्योंकि हम ही जो भारत की 80-90% जो आबादी है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, महिलाएं हो, युवा हो, बेरोजगार लोग हों, यही तो देश का बहुसंख्यक वर्ग है। इस सबको जो रिप्रेजेंट करने वाला एक छोटा मीडिया का हिस्सा बचा है वो हम ही है। तो मैं यही मानती हूँ कि हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स ही जो हैं, खासकर डिजिटल मीडिया में जो सीमित होकर रह गए हैं, वही मेन स्ट्रीम है। तो हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारा ये काम है, हमारी ये खुशकिस्मती है या हमारी बदकिस्मती है कि हमें रोज यहाँ बैठकर मेरे जैसे लोगों को, मैं सोचती थी कभी अच्छी बातें हम करेंगे, कभी दर्शकों को कोई ऐसी चीजें बताएंगे जिसमें स्वास्थ्य की बात होगी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात होगी, मैं विमेंस राइट्स की बात करूंगी, मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करूंगी, मैं लड़कियों के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करूंगी। मैं ये सब सोचती थी कि ये सब करने के लिए मैं जर्नलिज्म में आई हूँ, लेकिन पता चला मैं जर्नलिज्म में आई हूँ ये बताने के लिए कि कितनी कब कहाँ हिंसा हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग और मारे जा सकते हैं, कितने लोग जख्मी हो रहे हैं हर रोज। वही कहानी आई रिपीट माई सेल्फ एवरी डे